चर्चा इन्हीं सब बिंदुओं पर होगी और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार श्रवण गर्ग जी हैं। श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। एक बहुत क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव। ये विपक्ष के लिए मनोबल के लिहाज से बहुत ज़रूरी है इसमें जीतना और जो सत्तारूढ़ दल है, वो एन-केन प्रकारण इसको जीत लेना चाहता है ताकि हरियाणा की जीत का जो सिलसिला है रुके ना और मोदी जी की जो अपराजेय छवि है, जो थोड़ी बहुत बची है, वो और थोड़ा धारदार हो जाए। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में दोनों गठबंधन कहाँ खड़े हैं? कितना अंतर है दोनों के बीच में? देखिए, जो एक तो पहली बात तो ये कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई, वो बहुत, मैं उसको एक शुभ संकेत मानता हूं कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। क्योंकि कांग्रेस अगर हरियाणा में जीत जाती तो मैं निश्चित रूप से मानकर चलता कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत बुरा परफॉर्म करेगी और झारखंड में भी बुरा परफॉर्म करेगी। हरियाणा की हार ने कांग्रेस को जो सिखाया है, जो ऑर्गेनाइजेशनली चीज़ें की हैं, जो चीज़ों को ठीक करने का मौका मिला है, वो बहुत बड़ा मौका मिला है। जैसे महाराष्ट्र के सारे नेताओं को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया, उनसे बात की, उनको बहुत ही शुद्ध भाषा में समझा दिया गया है कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव के पहले इतना आत्मविश्वास था कांग्रेस में कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का हर आदमी मुख्यमंत्री पद का दावेदार था और सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह की जुबान बोल रहे थे कांग्रेस के नेता, खासकर जो पटोले साहब हैं, उनको लेकर भयानक शिकायतें रही हैं, उनके एरोगेंस को लेकर, उनके दावों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर। वो सब ठंडा पड़ गया है और आप एक नई कांग्रेस को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हुए पाएंगे। और वो जो कांग्रेस है, मैं जो देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ेगी। तो मैं इसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ, डेवलपमेंट मानता हूँ। लेकिन मनोबल के लिहाज से तो एक झटका है ही। अगर हरियाणा जीत के जाते तो कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बड़ा होता। मैं उधर मैं अपोजिशन। जी। जी, आप ठीक कह रहे हैं, पर मनोबल उसमें देश के कार्यकर्ताओं का बढ़ता, महाराष्ट्र में उसका अहंकार बढ़ता। तो इसलिए ये देश के लिहाज से हरियाणा की हार सदमे की रही, पर महाराष्ट्र के हिसाब से मैं मानता हूं कि ठीक रही। कि कौन सी बिल्ली ने रास्ता काटा है, इस पर भी काफी रहता है ना, कि जिस बिल्ली ने काटा उसके कारण अशुभ होगा कि सफेद बिल्ली ने काटा तो शुभ होगा। तो ये पूरा मामला ये है कि हरियाणा में जो हुआ है, वो राहुल गांधी को एक बड़ा हथियार मिल गया है, चाबुक मिल गया है, और अब वो उस चाबुक का इस्तेमाल अगर करते हैं बहुत सफाई के साथ, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो पूरी कांग्रेस को रिवाइव करेगी। दूसरी बात ये है मुकेश जी कि 2014 के बाद से आज तक कांग्रेस, बीजेपी कभी अपने दम पर जीती ही नहीं है। वहां हरियाणा में उसको पूर्ण बहुमत मिला, आपने देखा, और अप्रत्याशित बहुमत मिला। पर आप पाएंगे कि 2014 में बीजेपी को 288, मतलब मोदी जी की लहर थी। आप ये सोचिए कि लोकसभा चुनाव में जब वो चुनकर आए थे, उसके बावजूद 288 में से सिर्फ 122 सीटें मिली थी 2014 में। और आप दूसरा एक और देखिए कि 2019 में वो सीटें घटकर 105 रह गई 122 से, और वोट शेयर भी जो था 27.8 से घटकर 25.8 रह गया।
तो आप इससे एक अंदाज ये लगा सकते हैं कि ये मैंने बताया आपको 2014 और 19 का। 2024 के आंकड़े आपने देखे ही हैं कि 23 सीटों में से जो उनकी 9 सीटें बची, 14 सीटें चली गई लोकसभा में और 14 सीटें चली गई, और वोट शेयर जो था इनका 27% 84 से घट के 26% 45 पर आ गया। तो ये तो जून की बात है, ये कोई पुरानी बात तो नहीं है। जी, लेकिन अगर महायुति और महाविकास अघाड़ी का वोट परसेंट देखें, वोट शेयर देखें, तो लगभग दोनों का बराबर है, 43% के आसपास। मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ कि महायुति में जो मेजर फैक्टर रहा है वो आप जो देख रहे हैं वो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की शिवसेना है, एनसीपी है। इनके वोट परसेंटेज अगर आप निकाल के देखें तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो वोट शेयर रहा है बेसिकली शिवसेना का वो उद्धव का रहा है, और एनसीपी में भी शरद पवार की पार्टी का रहा है। अपन आंकड़ों में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको 2024 के आंकड़े भी अगर बताऊं तो शरद पवार की शिवसेना एनसीपी को 10.3% मिला और अजीत पवार की एनसीपी को 3.6% मिला 2024 में। तो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, अपन बेसिक्स में जा रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर जीत नहीं सकती, और अभी तक वो जीतती रही थी दो कारणों से। एक तो पहले उसने 2019 में तो उद्धव के साथ लड़ा, और फिर जब ये हुआ कि उद्धव ने मांग की कि रोटेशनल सीएम होना चाहिए और पावर्स एक समान होना चाहिए, तो उस पर बात टूट गई और फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी जो कि 2022 में फिर इन्होंने तोड़ दी, जो एकनाथ शिंदे अपने 40 लोगों के साथ आ गए। उसमें मूल मुद्दा यह है कि पहली बार जो सरकार बनी वो उद्धव के साथ बनी, दूसरी बार बनी एकनाथ शिंदे के साथ बनी, और बाद में अजित पवार भी जुड़ गए आकर। तो मूल मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपने दम पर नहीं बना सकती, उसको कोई चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव में मूल लड़ाई जो है अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में और उद्धव की पार्टी में होगी। मतलब शिवसेना के वोट शेयर की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस का वोट शेयर तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बढ़ा, जो 16% के आसपास। 16.9% हो गया। जो लोकसभा का बता रहा हूं मैं, जो वोट शेयर है, जो कि 15.9% था विधानसभा में। हाँ, तो कांग्रेस और शरद पवार दोनों ने गेन किया है, यहां अपन ये मान के चलें, और उद्धव की पार्टी ने भी गेन किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अभी जो फैक्टर सारे, मतलब मैंने पहली बात ये कही कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत सकती, दूसरा ये कि अजित पवार अब स्पेंट फोर्स है, तीसरा ये कि जो उद्धव का जो शिवसेना का क्लाउड है वो एकनाथ शिंदे का नहीं है वहां। उन्होंने बहुत घोषणाएं की, उन्होंने जैसे अभी 2 दिन पहले घोषणा की कि जो 5 प्लाजा हैं जिनसे एंट्री होती है 2.5 लाख व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स जो होते हैं उनकी एंट्री टैक्स माफ कर दी है। ये बहुत टेम्पररी है। महाराष्ट्र के लोग समझते हैं कि ये इसका क्या असर होगा नहीं होगा, क्योंकि लाडली बहना योजना का जो ड्रेन हो रहा है एक्सचेकर पे वो भयानक हो रहा है, और उसकी गडकरी ने जम के आलोचना की। अगर आपने सुना हो कि गडकरी ने तो पब्लिकली कहा है कि उसके कारण इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है और लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी नहीं मिल रही है, क्योंकि टोटल उस पर जो खर्चा है वो 40,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बताया, 40,000 46,000। तो महाराष्ट्र के लोगों को ये पता है कि ये जितनी घोषणाएं इन्होंने की हैं ये हारने के बाद तो खत्म हो ही जाएंगी, पर जीत जाएंगे तो भी नहीं चलेंगी, क्योंकि वहां की माली हालत नहीं है ऐसी। तो पहली चीज ये।
मैं उस चीज से निकालना चाहता हूं पूरे अपने दर्शकों को कि हरियाणा के हार के कारण कांग्रेस की हालत बहुत खराब है या वहां बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर जो स्थिति है वो इनके पक्ष में है। बीजेपी अब कैसे पावर में रहे, वो हरियाणा को रिपीट करे कि भाई 10 साल के बाद हम फिर से आ गए तीसरी बार, तो यहाँ 10 साल के बाद हमको फिर से आना है। यहाँ आने का कोई चांस नहीं है। आने का केवल एक चांस है कि चुनाव आयोग इतनी बड़ी मदद कर दे भ्रष्टाचार में, वोटिंग मशीनों में, कि जैसे प्यारेलाल गर्ग जी ने जो बताया कि 7 बजे वोट शेयर कितना था, वोट कितने परसेंटेज डाला गया हरियाणा में, और सुबह उठते उठते 8% बढ़ गया। अगर वो हो जाए, मैं देखिए ये जो बात कर रहा हूं पूरी की पूरी वो एक ईमानदारी के चुनाव की, ईमानदारी से अगर चुनाव होता है तो, मैं बेईमानी के चुनाव की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है महाराष्ट्र में, और बीजेपी से ज्यादा संघ का लगा हुआ है पूरी की पूरी। ये आप मान के चलिए कि वहां संघ लड़ रहा है चुनाव महाराष्ट्र में, बीजेपी नहीं लड़ रही है। मोहन राव भागवत का विजयदशमी का भाषण सुन लीजिए आप, वो उन्होंने हिंदुओं को एक करने की जो बात कही है, तो वो हिंदुत्व के उस पर मुकाबला उद्धव सेना को उद्धव से करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा जो उद्धव का जो हिंदुत्व है वो उद्धव वो नहीं है, हमारा जो हिंदुत्व है वो है। और दूसरा ये जो कांग्रेस है ये तो मुसलमानों के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है, और विभाजन करती है ये पार्टी। दूसरा फैक्टर यह है कि बीजेपी के सामने मुश्किल है। तो मैंने एक फैक्टर आपको ये बताया कि चुनाव आयोग अगर पूरी तरह से उतर आए अपनी मेहरबानी करने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और संघ के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये कि मुंबई का जो कारपोरेट वर्ल्ड है वो पूरी तरह से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देगा। ये ठाकरे परिवार घोषणा कर चुका है कि जैसे ही अगर सत्ता में आए तो सबसे पहले मार पड़ेगी अडानी के धारावी प्रोजेक्ट पर। धारावी प्रोजेक्ट वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, और पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र में अदानी अंबानी की लॉबी है पूरी की पूरी हिल जाएगी अगर ये क्योंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा में अगर देखा हो, उस मीटिंग को देखा हो जो वहाँ राहुल ने एड्रेस की थी शिवाजी पार्क में, तो उन्होंने सबसे बड़ा हमला अडानी अंबानी पर किया था कि वही मोदी तो मुखौटा हैं, सरकार को तो ये लोग चला रहे हैं। तो ये लोग पूरा बंबई का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो बचाएगा इस हुकूमत को, वो गिरने नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न